गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे व्याकरण की। गाइज, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया था व्याकरण के बारे में, बट आज उसको बड़े विस्तार से बताएंगे कि व्याकरण होता क्या है। ठीक है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो गाइज, इससे पहले हम जान लें कि व्याकरण होता क्या है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, समझना क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण के ही थ्रू हम लोग उस भाषा को शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं उसको। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं हम कि व्याकरण जो होता है आपका, व्याकरण ये 3 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्ग में बटा हुआ है? 3 वर्ग में बटा हुआ है। फर्स्ट होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। गाइज, ये 3 वर्णों में बटा हुआ है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम उसको क्या जानेंगे, वर्ण विचार को। ठीक है, ऐसे ही हम इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं, ग्रामर। ये अल्फाबेट हो जाएगा, इसे वर्ड बोलेंगे और ये सेंटेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड वर्ड एंड थर्ड सेंटेंस। ओके, तो चलिए हम हिंदी में बात करते हैं आगे कि वर्ण विचार क्या होता है। तो गाइज, आप लोगों को बता दें हम कि किसी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा जो होता है, सबसे छोटा वर्ण जो होता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उसको क जो है, क यह एक वर्ण है। ठीक है, इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण आपके 2 प्रकार के होता है। एक में स्वर होता है और 2 में व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वावेल्स, और ये कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है गाइस, तो आज हम इसको जानेंगे विस्तार में कि जो वर्ण विचार जो होता है उसको विस्तार में हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो गाइज, आप लोगों को बता दिया मैंने कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार। फर्स्ट क्या होता है, स्वर वर्ण, और सेकंड व्यंजन वर्ण होता है। तो गाइज, ये आपका वर्ण विचार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो गाइज, स्वर्ण वर्ण जो है और व्यंजन वर्ण, आगे सबसे पहले समझ लेते हैं वर्ण कितना होता है हिंदी में, 42 नहीं 52। ठीक है, और इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। गाइज, इसको डिवाइड भी किया हुआ है। स्वर्ण वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। स्वर्ण वर्ण वो होता है जो बिना किसी के उच्चारण के बिना वो उच्चारित हो जाता है। जैसे अ, आ। ठीक है, या कोई भी वस्तु, जैसे आपके जिह्वा जो है, या कंठ होता है, या तलवा होता है, या दांत होता है, इसको मतलब ये स्पर्श किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्वर्ण वर्ण। और व्यंजन वर्ण ये बिना स्वर की सहायता से उच्चारित ही नहीं होता है। इसको हम बिना स्वर की सहायता से हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं और होता भी नहीं है। आपको बता दें हम, अगर हम बिना स्वर की सहायता से हम इसको उच्चारित करें तो क्या हो जाएगा, ये क को क पे हलंत आ जाएगा। ठीक है, इसको हाफ क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हलंत आने से ये हाफ क हो सकता है। तो गाइज, ये बिना स्वर की सहायता से उच्चारित ही नहीं होगा। इसको फुल क लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
क प्लस स्वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, स्वर्ण वर्ण लगाना पड़ेगा, स्वर्ण वर्ण अ, तो क प्लस अ इक्वल टू क्या होता है क, ठीक है गाइज। तो ये समझना हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो गाइज हम जान लेते हैं कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण जो होता है वावेल्स, ये आपके हिंदी में 11 होता है, और ये कितना होता है, ये 33 होता है, दोनों मिलकर कितना होता है 44 होता है, ठीक है गाइज। तो इसको हम बता दें, जो स्वर्ण वर्ण 11 होता है ये कौन कौन से होते हैं, अ आ ई बड़ी री सॉरी ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ, ये होते हैं, ये आपके स्वर्ण वर्ण हो गया। इसको हम उच्चारित करते हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। या बिना किसी कोई भी आपके मुख से जो है जिह्वा या तलवा या दांत, इसके बिना किसी स्पर्श से ये उच्चारित हो जाता है। बट वहीं देखते हैं आपको यह जो व्यंजन वर्ण है इसका क से अंग तक है, क्वार्ग, इसको क्या बोलता है कवार्ग, च से यहाँ तक चवार्ग, ठीक है, ट से ता तक टवार्ग, और ये त से न तक तवार्ग, तवर्ग, और प से म तक पवर्ग। तो गाइज ये आपके 25 हो गया, ठीक है। तो ये बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित ही नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्वर लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए क, तो क उच्चारित करने के लिए आपको स्वर की सहायता पड़ रही है, ठीक है। तो गाइज ये स्वर्ण और व्यंजन वर्ण ये जो आपको बता दिया मैंने, यह कितना होता है 11 होता है और ये 33 होता है। तो गाइज ये भी विभक्त हुआ है, ठीक है, ये भी विभक्त हुआ है, स्वर्ण वर्ण भी विभक्त हुआ है, व्यंजन वर्ण भी विभक्त हुआ है। तो हम उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जो कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे, बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसको हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार में आएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम स्वर्ण वर्ण को, ठीक है गाइज। तो स्वर्ण वर्ण जो होता है वह 3 वर्गों में बटा हुआ है। स्वर्ण वर्ण वावेल्स, ठीक है, ये कितने वर्गों में बटा हुआ है 3 वर्गों में बटा हुआ है। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। गाइस इसको हम बता देते हैं, ह्रस्व स्वर जो होता है इसको उच्चारण करने में समय ही नहीं लगता है, आप वैसे ही उच्चारण कर लोगे, उसमें थोड़ा भी मतलब बहुत कम समय लगता है अपेक्षाकृत इन दोनों के अलावा, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, और ई उ और री, अ ई उ री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें उच्चारण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है गाइस। अब वो देखते हैं दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर का मतलब, दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा। तो गाइस ये देखिए आपका जब दृश्य स्वर हो गया, इसमें उच्चारण नहीं, इसमें उच्चारण जो हो रहा है उसमें समय नहीं लग रहा है, ठीक है। दीर्घ स्वर जो है, अब दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है, ज्यादा समय लेगा। ये किससे ज्यादा समय लगेगा, ये ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लेगा, ठीक है गाइस। तो इसके लिए अब देखिए ये कितना होते हैं, ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितना होता है 7 होता है। अब देखिए इसमें आपको आ लिख दी, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ, ठीक है गाइस। तो ये
ये दीर्घ स्वर हो गया, 7 जो होते हैं इसमें क्या लगता है, आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें क्या लगता है, इसमें समय लग रहा है। ठीक है गाइस। अब देखिए जो प्लुत स्वर होता है इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। इससे आप समझ लेते हैं ह्रस्व स्वर से क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। ठीक है। और दीर्घ स्वर से क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर भी जान लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिए प्लुत स्वर जो होता है ये आप लोग सिंबल देखे होंगे ज्यादातर। जैसे हम लिखते हैं राम, राम, ओम। ठीक है। ये सिंबल आप लोग देखते हैं तो ये सिंबल ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में। और कहाँ, भागवत गीता, ज़्यादातर जो उपनिषद लिखे हुए हैं उसमें ज़्यादा ये इसके सिंबल का प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है। तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे राम, ओम। ठीक है। इसमें एक और आता है हे राम। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ह्रस्व स्वर में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, और प्लुत स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लग रहा है, और दीर्घ स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है। जैसे राम, ओम। ठीक है। तो इन स्वरों को हम लोग देख लिए। अब चलते हैं, इसकी बारी है व्यंजन की। अब उससे व्यंजन वर्ण को होता है वो विस्तार में हम लोग जानेंगे। ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है। तो गाइज आप जानेंगे हम व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण आपको बता दें हम, यह बिना स्वर की सहायता से उच्चारित ही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें स्वर वर्ण लगाना ही पड़ेगा, इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये कितने होते हैं, 33 होता है, 33 होते हैं। ठीक है गाइज। बट ये इंग्लिश में कितने होते हैं, 21 होता है। ठीक है। तो ये कितने वर्गों में बटा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम। ये 3 वर्गों में बटा हुआ है। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण नहीं, व्यंजन बोल सकते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और आपका उसमें व्यंजन वर्ण। ये कितने प्रकार के होते हैं गाइज, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और उसमें व्यंजन वर्ण। अभी आप सोचोगे ये स्पर्श का मतलब क्या होगा। स्पर्श का मतलब गाइज सब हम जानते हैं, स्पर्श करना किसी को, मतलब किसी को स्पर्श करना मतलब छूना। ठीक है। ये छूना, इसका मतलब क्या हो गया, छूना। अब देखिए ये कितने, इसमें कितने वर्ण आते हैं, 25 आता है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में कितने आते हैं, ये 4 आता है व्यंजन वर्ण आते हैं। और उसमें व्यंजन वर्ण में कितने आते हैं, 4 आता है। तो गाइज अब ये जान लेते हैं हम, जो 33 व्यंजन वर्ण है ये कौन कौन से हैं। अब देखिए क से हम लोग म तक पढ़ते हैं, ये कितना हो गया, 25 हो गया। क ख ग घ अंग च छ ज ञ ऐसे करके ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 ये कौन सा है, क से म तक, ये हो गया आपका 25 हो गया। अब इसको समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे, देख लेते हैं हम। अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसमें 4 होते हैं। ये कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। ठीक है गाइस। य, र, ल और व है। अब ये उसमें व्यंजन वर्ण, ये कौन सा है, ये है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है। ये कितने हैं, ये 4 हो गए, ये 4 और ये 25, ये कितना मिल गया, 33 हो गया। तो गाइज अब हम इसको समझते हैं कि स्पर्श का मतलब क्या होता है। गाइज स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो यहाँ पे ये जो क और म का उच्चारण होता है, अब आप उच्चारित करके देखिए। आप इसको क और म, क से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, त, ठ, ड, ढ, अण, ये उच्चारित कीजिए। तो गाइज आप लोगों को बता दें हम, जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा और होंठ,
ये क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, अपने आप में ये स्पर्श कर रहा है हमें उच्चारित करते समय, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श वर्ण। अब जैसे हम क, ठीक है, ये सब क्या है, कंठ, कंठ क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, कंठ छू रहा है जीभ को, ठीक है, जीभ कंठ को छू रहा है। क ख ग। अब देखिए गाइस इसमें आ रहा है मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग दांत जो होता है, दांत कोई भी चीज, कोई भी अगर वर्ण है उसको उच्चारित करते हैं तो उसपे ज़्यादातर ज़्यादा दांत को, मतलब दांत अब ज़्यादा वहाँ पे मतलब जोड़ देते हैं हम, दांत से जो उच्चारित होता है, जहाँ पे ज़्यादा दांत पे जोड़ पड़ता है उसे ही मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज अब इसको समझ लीजिए, स्पर्श वर्ण क्या होता है, छूना। जैसे यहाँ जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, ओंठ और दांत, ये अपने आप में किसी ना किसी को छू रहा है, तभी वो क से म तक किसी भी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। आप देखिए अंतस्थ वर्ण है, कौन सा है, अंतस्थ वर्ण। गाइस अंतस्थ का मतलब होता है, अंत का मतलब हो गया, अंतस्थ का मतलब हो गया भीतर, अंता का मतलब हो गया भीतर। अब गाइस ये भीतर का मतलब क्या हो गया, आप इसे देखते हैं, मुख, जो आपका मुख है वो मुख के भीतर, इसका उच्चारित क्या होता है, मुख के भीतर होता है, और ये ज्यादा परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है, ये परस्पर स्पर्श नहीं करता है। इसमें जीभ, जीभ, तालु, दांत और होंठ, ये जीभ, तालु, दांत और होंठ को सताने से मतलब जब सटता है तभी उच्चारित होता है। जैसे य, र, ठीक है, ल, वो, ठीक है, ये होंठ क्या हो रहा है, ये सट रहा है, ठीक है। ये पूर्णतः क्या होता है, अब इसको पूर्णतः क्या होता है, ये पूर्णतः आपस में सटता नहीं है, मतलब करने का मतलब ये है आपस में स्पर्श, जो स्पर्श नहीं करता है, ये किसी भी मतलब जैसे अब उच्चारित करते हैं कोई भी वर्ण को तो ये परस्पर स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता है, उसके बाद ये उच्चारित हो जाता है, इसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब देखिए उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म का मतलब गाइज क्या होता है, उष्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो यहाँ उष्म का मतलब क्या हो गया, गर्म। अब गाइज इसका मतलब क्या होता है, अब इसको समझते हैं विस्तार में। तो गाइज ये जो मुख आपका होता है, मुख के अंदर रगड़ खाकर, मुख के अंदर वायु रगड़ खाकर उष्मा पैदा करता है, ठीक है, उसे ही उष्म व्यंजन वर्ण करते हैं। अब उसमें देखिए तालाबे स, ठीक है, मूर्धन स, दंती स और ह, ठीक है गाइज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गर्म जो उसमें हवा जो होता है उसमें पैदा करता है, मतलब गर्म, जब मुख आपका जो है मतलब मुंह के अंदर, तो आपका जब वायु उसमें आप इसका उच्चारित करते हो तो वायु रगड़ करती है और वहां से आपको थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है मुख से, उसे ही उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उसमें व्यंजन वर्ण, ठीक है गाइज, आपने समझ लिया। आप चलिए देखते हैं अब जो बाकी है वो। तो गाइज देखिए यहाँ पे अब हम क्या किए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को जान गए कि स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें य और ल जो आपको बताया था मैंने, य से ह तक बताया था, बट उसके बाद आपको य, र, ल, व, तालाबे स, मूर्धन स, दंती स, ह, छ, त्र और ज्ञ, ठीक है, ये तीन को हमने बता दिया था। अब ये जो तीन होते हैं ये क्या कौन सी व्यंजन में आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक और
आपने श्री, जो श्री आप लोग बताते हो, श्रीमती चाहे श्री, ये कौन से वर्ण है? ठीक है, तो ये जो आपको जानना है, छात्र और छात्र और ज्ञ, उसके बाद श्री जो है ये स्र, तो ये कौन से व्यंजन में आते हैं, ये कौन से वर्ण हैं, इसको जानना जरूरी होता है। तो गाइज ये जो है इसको हम बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है गाइज, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होता है गाइज? इसमें, इस व्यंजन में दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण का मिलाप होता है, मिलकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है गाइज, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, अब देखिए यहाँ पे यह श है, उसके बाद त्र है, ज्ञ है, उसके बाद स्रा है। तो गाइज इसको जानना जरूरी होता है कि ये कैसे बनता है। अब देखिए स्रा का, स का, ये जो है इसको, तो गाइज ये क हलांत, उसके बाद दंती स प्लस अ मिलकर क्या बनता है? ये छ बनता है। अब त्र हो गया, अब ये बनता है त हलांत प्लस र प्लस अ। तो ये सब चीजें क्या इसमें संयुक्त है, ये दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण मिल रहा है इसमें, तो जाके ये क्या हो रहा है? ये आपका इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इसको जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, व्यंजन वर्ण का जो हम उच्चारण करते हैं उसमें कौन कौन से जो आपके कंठ हो गया, दांत हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा हो गया, ठीक है, तालु हो गया, तो ये तालु से कौन से वर्ण का उच्चारण होगा, ये गाइज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं ज़्यादातर। आपके जो कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आता है गाइज। ठीक है, तो इसको जानते हैं हम कि ये कौन से, जैसे आपका कवर्ग, जो कवर्ग है उसका उच्चारण कैसे होगा, और कौन से उसमें जैसे कंठ काम करता है कि तालु काम करेगा, कौन करेगा, कैसे, किसके थ्रू होता है। अब देखिए कंठ, ये कंठ है, तो ये क से अंग तक यानी कवर्ग, ये क्या करेगा? कंठ का उच्चारण, कंठ से उच्चारित होता है कवर्ग। ठीक है, कंठ से क्या उच्चारित होता है? कवर्ग का उच्चारण होता है, जैसे क ख ग घ अंग, मतलब अंदर से आ रहा है, तो ये कंठ से होता है, हो गया। अब गाइज अब नेक्स्ट जानेंगे हम चवर्ग का, तो ये तालु होता है, तालु से इसका उच्चारण होता है चवर्ग का। ठीक है, और मूर्धा जो होता है, मैंने मूर्धा अभी बताया था आपको, मूर्धन्य, ठीक है, ये इसका उच्चारण होता है त्वर्ग का। ये मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? त्वर्ग का। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट जानेंगे हम दांत, ये होता है त्वर्ग का। उसके बाद ओठ, ओष्ठ जो होता है ये होता है क वर्ग का। अब गाइज ये एक ही जो है आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, इन चीज से नहीं उच्चारित होता है। माने ज्यादा कहने का मतलब है, ये जैसे कंठ हो गया, इसका ज्यादा भूमिका होता है, कहने का मतलब है ये ज्यादा इस पर जोर पड़ता है, इसी वजह से मेन जो इसका वर्क होता है ये कवर का उच्चारण करता है, तालु जो होता है चवर का उच्चारण करता है, और मूर्धा जो होता है त्वर का उच्चारण करता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे क से अंग तक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो उच्चारण स्थल है वो कंठ से होगा। ठीक है, च का उच्चारण तालु से होगा। अब गाइज इसको हम जानते हैं, जैसे अब देखिए दांत प्लस ओष्ठ, ये है आपका दांत, क्या है? निचले ऊपरी भाग की, ऊपरी भाग की दांत और निचली भाग की ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? व और फ का। आप उच्चारित करके देखिए, व और फ का उच्चारण होता है। अब देखिए जो मूर्धा है, मूर्धन्य, ये कठोर तालु के अगले भाग का है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है? त्वर्ग का उच्चारण होता है, और इसमें और चीज उच्चारण होता है, जैसे अंग का भी उच्चारित होता है, जो ये ढ हम लोग लिखते हैं, इसका भी उच्चारित होता है,
और तलाबे मूर्धन्य स का भी, ठीक है। ये मूर्धन्य स का भी क्या होता है, उच्चारित होता है। अब तालु से क्या होता है, और देखिए य का भी उच्चारित होता है और तलाबे स का भी, ठीक है। अब उसमें आया है, उसमें एक और चीज है जैसे वर्तस्य। ये वर्तस्य है जो, इसका उच्चारण ये इस जगह से कौन से वर्ण का उच्चारित होगा उसे देख लेते हैं हम। स, दंती स, उसके बाद ज, र और ल का, ठीक है गाइज। ये दांतों के मूल से, जैसे दांतों के जो होता है दांत जहां से है वहां से उतरस्य, उतरस्य का है, जैसे स, ज, र, यहां से इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है, उच्चारण स्थान है। अब गाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसके ही रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक है, चलिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच। आपसे इससे पहले बता दें आप लोगों को कि इस चैनल पर अगर यदि नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के जो भी फ्रेंड हैं वो पढ़ें और अपने क्लास में, अपने एग्जाम में उसको लिखें और जानें, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू।